दोस्तों अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं, बेसिक से लेकर एडवांस लेवल के हमारे पास वीडियो कोर्स और नोट्स अवेलेबल है। नोट्स अब हार्ड कॉपी में हम आपके एड्रेस पे पहुंचवा रहे हैं और वीडियो कोर्स के लिए आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल डाउनलोड कर लें। अधिक जानकारी के लिए दिए हुए नंबर से आप हमसे संपर्क करें। वीडियो में हम बात करेंगे भुगतान शेष में असंतुलन की, भुगतान शेष में असंतुलन के प्रकार की, असंतुलन के कारणों की और असंतुलनों को दूर करने के उपाय की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें भुगतान शेष में असंतुलन का क्या अर्थ है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा संतुलित रहता है, क्योंकि भुगतान संतुलन हमेशा दोहरी लेखांकन प्रणाली पर आधारित है, जिसमें प्राप्ति पक्ष हमेशा भुगतान पक्ष के बराबर होंगी। यानी कि भुगतान शेष के अंदर दो खाते बनाए जाते हैं, चालू खाता, पूंजी खाता। चालू खाते के अंदर घाटा हो सकता है, उसे पूंजी खाते के आधिक्य द्वारा समायोजित कर दिया जाता है, और चालू खाते में अगर आधिक्य होता है तो पूंजी खाते में घाटा दिखाकर उसको बराबर कर दिया जाता है। लेकिन वास्तविक दृष्टि से भुगतान शेष के अंदर असंतुलन हो सकता है, यानी कि जब एक देश की कुल प्राप्तियां कुल व्यय के बराबर ना हो, जब एक देश की शेष विश्व के साथ जो की गई कुल प्राप्तियां हैं और कुल व्यय बराबर ना हो, तो इस स्थिति में भुगतान शेष में असंतुलन संभव है। भुगतान शेष में असंतुलन दो प्रकार का हो सकता है। एक तो अनुकूल भुगतान संतुलन है। अनुकूल भुगतान संतुलन के केस में हमें गोल्ड प्राप्त होगा, यानी कि भुगतान शेष को समायोजित करने के लिए हमारे को विदेशी करेंसी की प्राप्ति होगी, गोल्ड की प्राप्ति होगी, या हम ऋण देंगे। उस स्थिति में हम कहते हैं भुगतान शेष में अनुकूल, भुगतान शेष का अनुकूल होना, यानी कि जब एक देश विदेशी मुद्रा की प्राप्ति, जब एक देश की विदेशी मुद्रा की प्राप्तियां भुगतानों से अधिक होती हैं तो भुगतान शेष को अनुकूल कहा जाता है। ऐसी स्थिति में देश के पास विदेशी मुद्रा अधिशेष होता है। इस अधिशेष को समायोजित करने के लिए देश या तो विदेशी स्वर्ण प्राप्त करता है या अन्य देशों को ऋण देता है। यानी कि फेवरेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट तब कहलाएगा जब रेवेन्यू ज़्यादा होंगी रिसीप्ट से, पेमेंट से, रेवेन्यू ज़्यादा होगी पेमेंट से, और वो इस केस में हम गोल्ड को प्राप्त करेंगे या लोन को देंगे। गोल्ड कह लो या ऑफिशियल रिजर्व कह लो। प्रतिकूल भुगतान संतुलन तब कहलाता है जब एक देश का ऑफिशियल रिजर्व में कमी देखने को मिलती है या हम ऋण लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हमने अपने घाटे को पूरा करने के लिए या तो विदेशी करेंसी हमें बेचनी पड़ गई, या गोल्ड बेचना पड़ गया, या हमें ऋण लेना पड़ गया। तो मैं आपको बस ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वास्तविक दृष्टि से भुगतान शेष में असंतुलन संभव है, हालांकि लेखांकन की दृष्टि से भुगतान शेष हमेशा संतुलन में रहता है। तो यहां पे दोस्तों कुछ प्रकार की बात की जा रही है कि आखिरकार भुगतान शेष में असंतुलन जो होता है उसके कौन कौन से प्रकार हैं। तो पहला प्रकार है हमारा चक्रीय असंतुलन। चक्रीय असंतुलन, देखिए चक्रीय असंतुलन का मतलब है कि जब व्यापार चक्र आता है, यानी कि जब एक देश में मंदी और तेजी आती है तो मंदी तेजी की वजह से भी भुगतान शेष में असंतुलन पैदा होता है। जैसे मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं, मान लीजिए एक देश में मंदी का सामना करना पड़ रहा है, मतलब विदेश में, उस देश में नहीं, भारत में नहीं, बल्कि अमेरिका में, चीन में, रूस में, जापान में वैश्विक मंदी आ गई है। मैं यहाँ पे वैश्विक मंदी बोल देता हूं, वैश्विक मंदी आ गई है। वजह से जो वैश्विक आय है उसमें कमी देखने को मिलेगी। जब वैश्विक आय कम हो जाएगी तो इसका मतलब है कि जो भारत जो आय निर्यात करता है, यानी कि विदेशी आयात में कमी देखने को मिलेगी। जिसकी वजह से भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। भुगतान शेष कहने का दोस्तों मतलब यह है कि अगर वैश्विक मंदी आती है तो हमारा जो देश है उसके आयात में कमी आने की वजह से प्रतिकूल भुगतान शेष हो जाएगा। इसी तरीके से ऐसे कि वैश्विक तेजी आती है तो भुगतान शेष अनुकूल हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में जो भी भुगतान शेष में असंतुलन पैदा हुआ है उसका कारण व्यापार चक्र में आने वाले उतार चढ़ाव है। इसीलिए इस तरीके के असंतुलन को हम कहते हैं चक्रीय असंतुलन। इसके अलावा दूसरा पॉइंट है दीर्घकालीन, जिसको हम सर्कुलर असंतुलन कहते हैं। यानी कि एक अर्थव्यवस्था में उत्पन्न होने वाला असंतुलन है जो लंबे समय तक चलता है। देखिए जब एक देश कृषि अर्थव्यवस्था में होता है तो कृषि अर्थव्यवस्था से धीरे धीरे वो औद्योगिक विकास की तरफ तार करता है, वहाँ रोड बनती हैं, सड़कें बनती हैं, नए पुल बनते हैं। ऐसी स्थिति में धीरे धीरे करके वो देश बड़ी मात्रा में आयात पर निर्भर रहता है। यानी कि एक देश अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में जब विकास करता है तो बड़ी मात्रा में आयात करता है, जिसकी वजह से लंबे समय तक उस देश में भुगतान शेष असंतुलन में रहता है।
और इस तरीके का जो असंतुलन है उसको बोलते हैं दीर्घकालीन या सेकुलर असंतुलन, यानी कि जब एक देश बड़े पैमाने पर विकास कार्य करता है, बड़े पैमाने पर आयात करता है, धीरे धीरे कृषि से औद्योगिक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र की तरफ जाता है, तो विकास के लिए उसको कई सारे परिवर्तन करने पड़ते हैं, कई सारे आयात करने पड़ते हैं। इस तरीके की वजह से जो भुगतान संयंत्र में असंतुलन पैदा होता है वो दीर्घकालीन असंतुलन लेकर आता है, क्योंकि उसको तेल भी ज़्यादा यूज़ करना है, उसको इंडस्ट्री भी ज़्यादा यूज़ करनी है, ये इसकी वजह है। इसके अलावा एक संरचनात्मक असंतुलन होता है, यानी कि जब एक अर्थव्यवस्था किसी विशेष क्षेत्र या उद्योग में परिवर्तन होता है तो आयात निर्यात प्रभावित होता है, इसको संरचनात्मक असंतुलन कहते हैं। जैसे मान लीजिए किसी उद्योग में हमें तकनीकी विकास हुआ तो नई तकनीक चाहिए, नई उद्योग चाहिए, नई चीज़ें चाहिए, उपभोक्ता की पैटर्न बदल रहा है। संरचनात्मक मतलब स्ट्रक्चरल का मतलब है कि भारत में लोग कृषि की जगह अब नए टीवी यूज़ कर रहे हैं, टीवी भी विदेशी यूज़ कर रहे हैं, फ्रिज भी विदेशी यूज कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में भुगतान से इसमें जो असंतुलन होगा उस असंतुलन को हम बोलते हैं संरचनात्मक असंतुलन। इसके अलावा एक मौलिक असंतुलन भी होता है। अगला है मौलिक असंतुलन। मौलिक असंतुलन तब होता है जब किसी देश के भुगतान संतुलन में लंबे समय तक लगातार घाटा या डिफिसिट बना रहता है। उस समय हम सामान्य उपाय से ठीक नहीं किया जा सकता, इस मतलब एक तरीके से जो सामान्य उपाय हैं उनसे ठीक नहीं किया जा सकता। आईएमएफ द्वारा इसको बोला जाता है मौलिक असंतुलन, यानी कि जब एक देश के अंदर गंभीर परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है तो उस स्थिति में आईएमएफ इसको बोलता है मौलिक असंतुलन, जिसको सामान्य उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता। अर्थव्यवस्था में ऐसे असंतुलन को दूर करने के लिए आमतौर पर डिवैल्यूएशन यानी कि मुद्रा का अवमूल्यन करना पड़ता है। इसके अलावा मान लीजिए कभी कोई अस्थायी संतुलन आ गया, मान लीजिए किसी देश में अर्थक्वेक आ गया, भूकंप आ गया, आग लग गई, या कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई सडन साल खराब हो गया, ऐसी स्थिति में उस देश को आयात निर्यात में भी असंतुलन पैदा हो जाता है और उस तरीके का संतुलन जो होता है वो अस्थायी असंतुलन कहलाता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमने भुगतान से इसमें असंतुलन को समझा। आगे हम कंटिन्यू करेंगे भुगतान से इसमें असंतुलन के क्या कारण हैं और किस तरीके से भुगतान से इसके असंतुलन को दूर किया जा सकता है। तो वो वीडियो दोस्तों हमारे आपको एप्लीकेशन के माध्यम से मिलेगी। अगर आप ये यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी एप्लीकेशन में आपको बहुत सारे कोर्सेज मिलेंगे, आपको नोट्स मिलेंगे। अगर आप इन सबको एक्सेस करना चाहें तो आप हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल जरूर डाउनलोड कर लें। थैंक यू।